शकरपुर में स्कूली छात्र के बीच हुई चाकूबाजी विवाद में स्कूल में पढ़ने वाले 14 साल के छात्र की मौत। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यमुनापार से बीजेपी ने 3 विधायकों के टिकट किए रिपीट। 2 उम्मीदवारों को फिर से दिया मौका। बाकी 2 सीटें कांग्रेस से आए नेताओं को मिली। गाजीपुर फ्लाईओवर पर पुलिसकर्मी की मौत। ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ हादसा। मौके से वाहन चालक फरार। पुलिस जुटी तलाश में। जिम ट्रेनर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी समीर पर 27 मामले हैं दर्ज। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीमापुरी और परपरगंज मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। 3 मामलों में फरार चल रहा था फैजल। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई की शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शकरपुर थाना क्षेत्र के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में शुक्रवार को 2 छात्रों के बीच हुए झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। दरअसल यहां कुछ छात्रों में विवाद हुआ, जिसमें कई छात्रों ने ईशु नाम के एक छात्र के साथ मारपीट की। इसी विवाद में दूसरे छात्र ने बाहर से अपने 3-4 साथियों को बुलाकर दूसरे छात्र पर चाकू से हमला करा दिया। ये वारदात उस वक्त हुई जब पीड़ित स्कूल से बाहर निकल रहा था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान भी करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शकरपुर में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 के बाहर 3 जनवरी को चाकू घोंपकर 14 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। यह घटना अतिरिक्त कक्षाओं के बाद छात्रों के जाने के दौरान हुई। जांच के मुताबिक घटना में मारे गए लड़के और एक दूसरे छात्र के बीच का विवाद हिंसा में बदल गया और इसके बाद आरोपी ने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर स्कूल के गेट के बाहर उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बीजेपी ने यमुनापार की 16 सीटों में से 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि यमुनापार से बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक हैं। उनमें से एक विधायक गांधीनगर से अनिल वाजपेयी का पत्ता काट दिया गया है। उनकी जगह कांग्रेस से आए अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है, जो कांग्रेस के टिकट पर 4 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। अब पहली बार बीजेपी के टिकट पर भाग्य आजमाएंगे। बाकी सीटों में से 3 विधायकों के टिकट रिपीट कर दिए गए हैं। ये हैं विश्वासनगर से ओम प्रकाश शर्मा, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन और गोंडा से अजय महावर। इसके अलावा बीजेपी के 2 और विधायक हैं, जिनके बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ये हैं लक्ष्मीनगर से अभय वर्मा और करावल नगर से मोहन सिंह भीष्ट। इन दोनों सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नाम घोषित होने बाकी हैं। पार्टी ने पिछले चुनाव के 2 उम्मीदवारों को रिपीट किया है, जो पिछली बार बहुत थोड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे। ये हैं कृष्णनगर से डॉक्टर अनिल गोयल और परपरगंज से रविंदर सिंह नेगी। कृष्णनगर सीट काफी रोचक बनी हुई थी, क्योंकि यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी लिया जा रहा था, जो कि 2013 के चुनावों में सीएम का चेहरा बनाए गए थे। वह 1993 से 2013 तक लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। यह भी गौर करने वाली बात है कि उसके बाद बीजेपी इस सीट को नहीं जीत पाई और दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा जीते। 2015 में यहां से किरण बेदी को सीएम का चेहरा बनाकर उतारा गया था और 2020 में डॉक्टर अनिल गोयल हारे थे। इसी तरह परपरगंज सीट से रविंदर सिंह नेगी को इसलिए रिपीट किया गया है कि पिछली बार उन्होंने इस सीट से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नाको चने चबवा दिए थे। अब सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से टीचर अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है और रविंदर सिंह नेगी उन्हें अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है। इसके अलावा 7वीं टिकट सीमापुरी से कुमारी रिंकू को दी गई है, जो कांग्रेस से बीजेपी में आई है और लंबे समय तक पार्षद रही हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को, माननीय अमित शाह जी को, BL संतोष जी को और प्रदेश में अपने वीरेंद्र सचदेवा जी को, अपने हर्ष मल्होत्रा जी को, अपने विष्णु मित्तल जी और पूरी की पूरी टीम को, जो उन्होंने मुझे ये टिकट देकर और मुझे इस लायक समझा कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सिंबल पर मुझे लड़ने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ
और केंद्र यहाँ की जनता और अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी आवाज़ के कारण ये टिकट मुझे मिला है। वर्सेस सच एक मुद्दा है, काम वर्सेस नाकाम नाकारापन ये मुद्दा है, सुशासन वर्सेस कुशासन ये मुद्दा है, और विकास वर्सेस विनाश ये मुद्दा है, विपदा आपदा वर्सेस डेवलपमेंट ये मुद्दा है। तो अब दिल्ली में आपदा को हटाना है, दिल्ली चले अब मोदी के साथ, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली को पहले दिल्ली बनाएंगे और फिर इसको आगे बढ़ के कुछ और बात करेंगे कि साहब जैसे कि हमारे आम पार्टी वालों ने बोला कि लंदन पेरिस की जगह यहाँ पर वो गंदगी का साम्राज्य कर दिया, हवा पानी साफ कुछ भी नहीं। गाजीपुर के टेल्को फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसे में पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब प्रदीप कुमार अपनी ड्यूटी खत्म कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। बता दें एसआई प्रदीप कुमार त्रिलोकपुरी 21 ब्लॉक में अपने परिवार के साथ रहते थे। रात के समय टेल्को फ्लाईओवर पर एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए। हादसे में प्रदीप को गंभीर चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन और उसके ड्राइवर की तलाश में जांच शुरू कर दी है। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि वाहन और आरोपी चालक का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में हुई जिम ट्रेनर रवि यादव की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज 1 ने इरफान उर्फ छेनू गैंग के शार्प शूटर और मुख्य आरोपी समीर शेख उर्फ सोनू बंगाली को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगातार छापेमारी के बाद अजमेर, राजस्थान से की गई है। त्रिलोकपुरी के छोटा पार्क में रवि यादव पर 5 से 10 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया, जिससे पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी समीर ने अपने 6 साथियों के साथ हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए 4 अवैध हथियार और गोला बारूद जुटाए थे। पूछताछ में समीर ने खुलासा किया कि वह पहले भी हत्या के प्रयास और डकैती के 27 मामलों में शामिल रह चुका है। हत्या का कारण आपसी दुश्मनी बताया जा रहा है। समीर ने जेल से छूटने के बाद दोबारा अपने गिरोह को सक्रिय किया और त्रिलोकपुरी में जिम ट्रेनर की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच की पूर्वी रेंज 2 टीम ने सीमापुरी और परपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल अपराधी मेहताब उर्फ फैजल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और स्नैचिंग समेत 8 मामलों में शामिल होने का आरोप है। वह 3 मामलों में फरार चल रहा था, जिनमें 2 आर्म्स एक्ट और 1 स्नैचिंग का मामला शामिल है। अपराधी को पकड़ने के लिए एसीपी पूर्वी रेंज 2 यशपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुरानी सीमापुरी इलाके से मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मेहताब ने खुलासा किया कि वह जानबूझकर अदालत की कार्रवाई से बच रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास लंबा है और वह मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को बटन वाले चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल युवेंद्र और कांस्टेबल उमेश की टीम तालाब पार्क मंडावली इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक युवक को पुलिस देखकर तेजी से भागते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में वह रात के समय अपने वहां होने का कोई कारण स्पष्ट नहीं बता पाया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रईस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी 6ठी कक्षा तक पढ़ा है और मजदूरी करता है। वह पहले भी आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत 2 मामलों में शामिल पाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल न केवल जानकारी के लिए बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी हो रहा है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके साल 2024 में 103 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया है। इन बच्चों में से कई को अपने घर का पता मालूम नहीं था, क्योंकि उनके परिवार किराए पर रहते हुए अक्सर अपना पता बदलते रहते हैं।
पुलिस के लिए ऐसे बच्चों और उनके परिवार को ढूंढना काफी मुश्किल। जिला पुलिस उपायुक्त आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि बच्चों की तलाशी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने खास भूमिका निभाई। इन बच्चों में से ज्यादातर को अकेले सड़कों पर घूमते हुए बरामद किया गया है। यूनिट में तैनात एएसआई राजीव त्यागी ने अकेले 70 बच्चों को उत्तर पूर्वी दिल्ली, बादली, बाहरी दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों से ढूंढा है। बरामद बच्चों की उम्र 6 से 12 वर्ष के बीच थी। गुमशुदा बच्चों की तलाश में पुलिस की यह तकनीकी पहल समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार और झिलमिल गुरुद्वारों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। 6 जनवरी को इस पर्व के उपलक्ष्य में रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो कई मार्गों से होते हुए यात्रा करेगा। इसके अलावा गुरुद्वारे में 5 जनवरी से शुरू होकर 6 जनवरी तक पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर ग्रंथी कुलविंदर सिंह ने बताया कि इस दौरान गुरुद्वारों को फूलों और लाइट्स से सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। संगत के लिए प्रसाद का भी आयोजन किया जाएगा। संदीप सिंह गुरुद्वारा के मैनेजर ने बताया कि इस बार नगर कीर्तन पहले ही तरह यमुना पार नहीं आएगा, जबकि पहले प्रभात फेरियों का आयोजन लगातार इलाकों में किया जा रहा है। बलबीर सिंह ने प्रकाश पर्व की सभी को बधाई देते हुए यह भी बताया कि पूरे इलाके में धार्मिक आयोजनों का अच्छी तरह से आयोजन किया जा रहा है। नगर कीर्तन यमुना पार में तो नहीं है कोई ऐसा नगर कीर्तन, लेकिन हमारा दशमेश पब्लिक स्कूल का प्रोग्राम जो है वो अभी 18 तारीख को यहाँ मनाया जाएगा और खूब धूमधाम से हम उसको मनाते हैं, क्योंकि स्कूल दशमेश पिता के नाम से ही है। और इसी तरह से तीनों स्कूलों में हम 18 को, 24 को, 25 को 3 डेट्स हैं हमारी। तीनों डेट्स में अलग अलग तरीके से मना रहे हैं इसको। नगर कीर्तन में तो जागृति पैदा करने वाली बात होती है, किस तरह से गुरु साहब ने सर्वंश दान किए हैं, अपने बच्चे दान किए हैं, कुर्बान किए हैं अपने कौम के लिए, हिंदू धर्म के लिए। तो एक जागृति पैदा की जाती है कि हम उनके दिए हुए बलिदान को, कुर्बानियों को भूले नहीं, विसारे नहीं। प्रकाश पर्व जो है परसों 6 तारीख का है, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये प्रकाश पर्व आज इस गुरुद्वारे में श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई है, यानी कि 48 घंटे का जो 40 हर्ट्ज का जो अखंड पाठ साहिब चलता है वो आज रखा गया है। परसों जिसकी समाप्ति होगी और तकरीबन ये 9 बजे तक दीवान सजाए जाएंगे सुबह के। उसके बाद अरदास समाप्ति और गुरु का लंगर भी जो होगा वो संगत में बरताया जाएगा। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व दिहाड़ा जो क्या 6 तारीख को है, 6 जनवरी को है, उसके संबंध में कई दिन पहले से ही हमारी 29 तारीख से शुरू हो गई थी। सवेरे ही 5 बजे काफ़ी संगत इकट्ठी होकर और मोहल्ले में, आसपास कॉलोनियों में संगत में शब्द कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी के रूप में संगत जुड़ रही है और निकल रही है। आज 4 तारीख है, तो सुबह मॉर्निंग में अपन ने 9 बजे श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा झिलमिल कॉलोनी में हुई है, जिसकी परसों 6 तारीख सुबह 8 बजे पाठ की समाप्ति होगी। शाहदरा पुलिस ने विवेक विहार में हुई मुठभेड़ में शामिल 2 कुख्यात शूटर बॉबी और पारस शर्मा को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली कि 2 बदमाश सीबीडी ग्राउंड के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग शुरू की। दोनों आरोपियों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी के मुताबिक बॉबी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि पारस पर भी एक मर्डर का मामला पहले से चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने इनकाउंटर किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दिल्ली के डीसीपी प्रशांत जी हैं। सर, किस दौरान आपको इन्फॉर्मेशन मिली, किस तरीके से टीम ने जो है इनकाउंटर किया, टोटल कितने राउंड फायर हुए और आरोपी का क्या नाम है? ये मामला एक्चुअल में शुरू होता है 2 जनवरी से। 2 जनवरी को करीबन 8:30 बजे हमें कॉल मिलती है कि कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया है जानलेवा और फायरिंग भी करी है। मौके पे गए तो पता चला कि एक व्यक्ति के ऊपर कुछ लड़कों ने मिलकर ऐसा चाकू मारा है उसको और हवा में फायर भी करा है। फिर तुरंत हम लोगों ने इस मामले को रजिस्टर किया और पुलिस जांच में जुट गई। जांच जब हम कर रहे थे तो हमें कल ये बात पता चली कि इनमें से 2 लड़के प्रोबेबली जो वेपन भी कैरी कर रहे होंगे, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी और वो लोग आपको सीबीडी ग्राउंड के आसपास उनके आने की उम्मीद है। तो वहाँ पर हमने तुरंत अपना ट्रैप लगाया, टीम्स लगाई। वहाँ जाने के बाद ये जब लड़के हमें मिले और इनको जब पता चला कि पुलिस की टीम आ गई तो इन्होंने तुरंत अपनी फायरिंग पुलिस टीम के ऊपर करना शुरू कर दी, जिनमें से हमारे 2 व्यक्ति हैं, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे 2 गोली भी लगी हैं
उसके बाद पुलिस ने इनको बहुत वार्न किया, ये नहीं माने तो कहीं और जनता का जान माल का नुकसान ना हो जाए, इसलिए फिर पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग करी तो इनकी टांग में गोली लगी और ये दोनों घायल हो गए। इनको घायल होते ही तुरंत जीटीबी अस्पताल में हम लोगों ने दाखिल कराया। अतुल, इनमें से एक का नाम अतुल इलियास बॉबी है, ये मुकेश नगर का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले भी इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। इसके ऊपर 2 तारीख का मामला मिला दिया तो 3 इस तरीके के मुकदमे हो गए। और ऐसे ही दूसरे का नाम पारस शर्मा है, वो भी मुकेश नगर का रहने वाला है, उसके ऊपर भी इस तरीके के 4 मामले हैं। जिले के डीसीपी जिन्होंने पूरा मामला बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों के दौरान सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जिसमें कुछ परमानेंट तो कुछ टेंट के रूप में अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। जब हमने जीटीबी स्थित टेंटों का जायजा लिया तो वहां सुविधाओं की स्थिति काफी खराब नजर आई। यहाँ न केवल खुले में नहाने की व्यवस्था की गई है, बल्कि शौचालय की भी बेहद कम और खराब स्थिति है, जहां एक शौचालय कई लोगों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा रैन बसेरे में कोई गर्म पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग ठंडे पानी से नहाने को मजबूर हैं। दिन में ये बसेरे खाली रहते हैं क्योंकि लोग अपने काम या इलाज के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन रात के समय इन रैन बसेरों में भीड़ बढ़ जाती है। हालांकि प्रशासन द्वारा कंबल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन इन सुविधाओं का पूरा सुधार किया जाना जरूरी है ताकि ठंडी से राहत मिल सके। पूर्वी दिल्ली के इन रैन बसेरों में प्रशासन को और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। तो ये तो काफ़ी बार कंप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अभी करवा देंगे 4 दिन में। ये पूरी टेन शीट बदला जाएगा। ठीक है, लेकिन तो टाइम से खराब है। हाँ, ये तो काफ़ी टाइम से खराब है। अब सुनवाई तो कर नहीं रहे ना। हाँ। बोला था तो कह रहे थे, परसों भी हमारे एनजीओ की मीटिंग हुई थी, तो उसमें बोला गया था, प्रेशर डाला गया, तो कह रहे हैं भाई ठीक है, अब ये पूरी उखड़ेगी और नई चेंज हो जाएगी। नहीं मैम, यहाँ तो नहीं भरता, यहाँ पे तो ये फर्श वाला है ना। तो सर्दी को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं यहाँ पे लोग रह रहे हैं? कंबल अम्बल भी हैं और हीटर वीटर की व्यवस्था भी करवा देंगे। हाँ, हीटर तो है नहीं। हीटर अभी सैंक्शन कर रहे हैं, नए आएंगे। अच्छा, नहाने के लिए भी यहाँ पे कोई खास? नहाने के लिए खुले में है। खुले में नहाते? जी हाँ। ठंड में भी? अब ठंड में तो अब कोई नहाता ही नहीं है। अच्छा, मुँह धो लेते हैं। कितने दिन ही नहाएगा? 1 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन? कभी कभी तो नहाएगा इंसान। अब वो तो मैम जब ऊपर से ही ऑर्डर आएंगे तभी बनेगा ना बाथरूम। यही बात हॉस्पिटल के बराबर में लगा हुआ है कैंप। यहाँ सब सुविधाएं, खाने पीने की, चाय वाय की, दो टाइम चाय है। हाँ जी, और 2 टाइम खाना है। साफ सफाई के लिए साफ सफाई है, लगा रखा है सुबह शाम। एक कैंप में 20 लोगों की व्यवस्था है। अभी कितने लोग रह रहे थे? अभी अंदर गए हुए हैं, बाहर आते रहते हैं, जाते रहते हैं दवाई लेने, रुकते हैं, रातों को आते हैं, रुकते हैं, सोते हैं यहाँ पे, फिर सुबह दवाई लेने जाते हैं। इस तरीके से बरसात कल भी काफ़ी हुई और आज का भी। हाँ, बरसात तो हुई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक कैंप लगा हुआ है ना, बरसात तो बाहर ही थी, अंदर नहीं हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि पानी टपका है। थोड़ी बहुत होती है, तो थोड़ी बहुत घर के बाहर भी रहोगे तो जब भी होगी किस्त तो होती है। 15 दिन हो गए। अच्छा, क्या बीमारी थी कोई या वैसे ही? हाँ, दवाई चल रही है मेरी, दवाई तो लेकर जीटीबी से मैडम। तो कितना फायदेमंद है आपके लिए? मैडम काफ़ी फायदेमंद है, खाना मिलता है दोनों टाइम। हाँ, काफ़ी फायदा है, आराम है अब। और कंबल वगैरह भी मिलते हैं? हाँ, साफ सफाई सारी रहती है, लैट्रिन बाथरूम में साफ सफाई रहती है। कहाँ से आए हो अभी आप? मैं इधर बैठा हाजीपुर। अच्छा, तो वजह से कल इतनी ज़्यादा बरसात हुई है तो उसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई मैडम। कोई पानी वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। कोई दिक्कत नहीं। ठंड के लिए लग रहा है कि सही है? हाँ, एकदम ओके है मैम। तो कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, कोई हीटर दिक्कत वगैरह है यहाँ पे? नहीं, ऐसा करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। दिन पहले लगा हुआ था कि मैं तो 100 महीने यहाँ से निकल के आया हूँ, 1 महीने की दवाई दी है मेरे को। अच्छा, मरीज संग है मेरे। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो ये फायदेमंद होते हैं इस तरीके के जो कैंप लगे हुए जगह जगह, शिविर लगे हैं, ये फायदेमंद है आप लोगों के लिए? हाँ, फायदेमंद है। फायदेमंद होते हैं? अब गाँव लेकर नहीं जा सकता, यहाँ दवाई खिला रहा हूँ, खाने को भी मिल रहा है हमें, फायदेमंद है। वरना कहीं रेंट पे रहना पड़ता लेकर किराए पे? हाँ जी, रेंट पे रहना पड़ता है। या आप कहाँ से आए? जिला बुलंदशहर से। अच्छा, तो यहाँ पे सब चीज़ मिल रही है, सुविधा मिल रही है? हाँ, मिल रही, नली लगी पड़ी है, उन्होंने छुट्टी कर दी। नीचे भी नली है, ऊपर भी नली है, मैं गांव से लेके जा नहीं सकते, इतना पैसा नहीं जो 3000 रुपये गाड़ी करके ले जाऊँ, कल को कुछ हो जाए फिर लाऊँ। हो गया तो 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया? हाँ। अच्छा, तो अस्पताल में इलाज के लिए आए थे वैसे ही यहाँ पे? नहीं, इससे आया इलाज भी करवा दे अपना। कहाँ से आए हो? हाँ, बनारस से आए। सुविधा क्या क्या मिल रही है यहाँ पे? फैसिलिटी मिल रही है? क्या क्या था? कोई चीज सुनता नहीं, आराम थोड़ा मिल रहा, रजाई तक का
ऐसे बोलने के लिए ठंड नहीं लग रही। पाल का ये बनावट ठंड रुक जाती है इसमें? हाँ रुकती है, कोई आराम देता है घर की तरह। अच्छा रहा है। कंबल वगैरह मिल रहे हैं? हाँ कंबल, ये जो कंबल है। हाँ सब। तो बारिश के लिए कोई खास इंतजाम है यहाँ पे? बारिश कोई थोड़ा बहुत छूटा है, कल बारिश काफ़ी हुई थी। काफ़ी बारिश हुई थी, इसलिए भीग गए हम भी। दो कमरा इसी में सोए थे ओढ़ के, और तो कपड़ा है नहीं, पकड़ा था ऊपर से। हाँ। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।